प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुलदीप सिंह बदवा एक बार फिर स्वागत करता हूँ सोशल स्टडीज़ के हिस्ट्री सेगमेंट में। क्लास 10th की हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 का पहला स्वतंत्रता संघर्ष। द स्ट्रगल for freedom of 1857 is considered as a glorious and revolutionary event in the history of India. भारत के इतिहास में 1857 की आज़ादी का जो संघर्ष है वो एक क्रांतिकारी और शानदार घटना के रूप में याद किया जाता है। वास्तव में 1857 की क्रांति का नाम ध्यान में आते ही रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, इनके नाम आपके दिमाग में आ जाते हैं और एक शानदार ऐतिहासिक घटनाक्रम आपकी आंखों के सामने घूमने लग जाता है। पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाती है। द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 was the first armed revolution which was so widespread and powerful that it shook the फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। 1857 की क्रांति पहला हथियारों के साथ लड़ा गया पहला रिवोल्यूशन था, पहली क्रांति थी जो इतनी ज़्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी और इतनी ज़्यादा सशक्त थी कि उसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी, चूल्हे हिला दी। By keeping the national problem on center stage, the revolution of 1857 challenged the existence of East India Company's rule. केंद्रीय सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को उखाड़ फेंकने के 1857 की जो लड़ाई थी उसमें 1857 का जो स्ट्रगल था उसका जो मेन मोटो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश रूल को देश से उखाड़ फेंकना था। द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 वाज अ नेशन वाइड ऑर्गेनाइज स्ट्रगल फॉर पुटिंग अप एन एंड टू ब्रिटिश रूल। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रिटिश रूल को, अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना इसका उद्देश्य था। आल्दो दिस स्ट्रगल फेल्ड ऑन इट्स मिशन, हालांकि अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई, ये मिशन फेल हो गया था। इट्स मेमोरीज एंड इंस्पिरेशन आर स्टिल अलाइव इन द हार्ट्स ऑफ कॉमन मैन। फिर भी जन सामान्य के चेतन में, दिल में आज भी ये घटनाएं, यादगार घटनाएं एक प्रेरणा स्रोत हैं। अमॉन्ग द इंडियन पीपल एन अवेकनिंग टुक प्लेस फॉलोड बाय फ्रीडम स्ट्रगल। एक चेतना का उदय हुआ, इस फ्रीडम स्ट्रगल का उदय हुआ। द इंडियन पीपल realized that there was a difference of interest between them and British administration, and Britishers would never allow Indians to grow in their own interest. सब लोगों को ये पता चल गया कि अंग्रेजों के हित और भारतीयों के हित अलग अलग है और अंग्रेजी जो है वो भारतीयों को पनपने नहीं देंगे और भारतीयों के हितों का ध्यान नहीं रखेंगे। द इंडियन आल्सो रियलाइज दैट until they themselves do not wake up and work with the feelings of independence, equality, brotherhood, self-respect, unity, and national pride, the country will continue to remain under British rule. सब भारतीयों को समझ में आ गया कि जब तक एकता का, आज़ादी का, भाईचारे का, स्वाभिमान का, ये सब भावनाएं लोगों के मन में नहीं आएगी, तब तक, जब तक हम हमारे स्वार्थ से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक ब्रिटिश से आज़ादी मिलना मुश्किल है। हमें ब्रिटिश रूल के अंदर में हमारे देश को रहना ही पड़ेगा। दिस रियलाइजेशन अराउज स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिक फीलिंग अमॉन्ग इंडियंस। यही भावना की वजह से देशवासियों के मन में राष्ट्रीय चेतना का या राष्ट्रवाद का उदय हुआ। द बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857, हम देखते हैं 1857 की पृष्ठभूमि क्या थी। फ्रॉम द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडियन टू स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। अरे भाई, आपके मन में इतना तो आया होगा कि अंग्रेज आए कैसे, हवाई जहाज से आए कि ट्रैक्टर से आए कि नावों से आए, भारत में आए कैसे, टिके कैसे, तो उन्होंने हमारे ऊपर अधिकार कैसे आए। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा जानकारी के तौर पे दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ है। In the year 1857, common men in India, soldiers, rulers of small states, and landlords participated in the struggle against the foreign rule with great valor, and that is why the struggle is known as the first struggle for freedom.
आपके मन में ये भी बात आती है कि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति ने, हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति ने, छोटे से जमींदार ने और बड़े राजा ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया। सब लोगों ने मिलजुल कर ये काम किया, इसलिए इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। द इवेंट ऑफ 1857 वर द फर्स्ट की स्पेलिंग फर्स्ट है ना, फर्स्ट जो है ये लिखा हुआ है, जबकि आप अच्छे से जानते हैं फर्स्ट है, FIRST। तो फर्स्ट स्पार्क विच किंडल द फ्रीडम स्ट्रगल, ये 1857 की क्रांति, आज़ादी की लड़ाई की जो एक बड़ी ज्वाला थी, उसमें एक पहली चिंगारी थी। आप जानते हैं पेट्रोल को भड़कने के लिए केवल एक चिंगारी की जरूरत होती है, तो फर्स्ट स्पार्क यानी चिंगारी। हमारे मन में ये अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना दबी हुई थी और 1857 ने उस विद्रोह की भावना को बढ़ा दिया, एक बम ब्लास्ट हो गया। जब हम देखते बैकग्राउंड क्या था, द सोल्जर्स प्लेड मेजर रोल इन द स्ट्रगल। इस आज़ादी की लड़ाई में सैनिकों ने एक बड़ा रोल प्ले किया। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेट ओपनली एंड स्ट्रेंथेड, सभी क्षेत्र के लोगों ने इसमें भाग लिया और इसको मजबूत किया। lakhs of people sacrificed under their lives in this struggle, इस संघर्ष में लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी न्योछावर कर दी। फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ 15th सेंचुरी, मैं बैकग्राउंड पे जा रहा हूँ, 15वीं शताब्दी में जा रहा हूँ। यूरोपियंस हैड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, व्यापार करने के उद्देश्य से यूरोप नाम के कॉन्टिनेंट से, बेटा एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, और मैप में आप देखेंगे तो इसको यूरेशिया के तौर पे देखेंगे। केवल यूराल पर्वत जो है, उसकी जो रेंज है, जैसे हिमालय पर्वत रेंज है, ऐसे यूराल पर्वत रेंज है, वो यूरोप और एशिया को अलग करता है। यूरोप के यूराल के उस तरफ है यूरोप और इस तरफ है एशिया। तो क्योंकि ईस्ट की तरफ में एशिया है तो ईस्ट कंट्रीज कहा जाता है, यूरोप वेस्ट की तरफ है तो हम उसको वेस्टर्न कंट्रीज या पश्चिमी देश कहते हैं। The companies which established their trade centers in various parts of India were mainly from Portugal, Holland, England and France। 4 अलग-अलग देशों की कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थीं। These trade centers were mainly situated on the coastal area। इनके व्यापारिक केंद्र जो थे वो तटीय क्षेत्र में, जो समुद्र किनारे वाले क्षेत्र थे वहाँ पे थे, क्योंकि ये जहाज़ों के थ्रू व्यापार करते थे। ज़मीनी क्षेत्र से व्यापार करना बड़ा मुश्किल होता था। जंगली इलाका, रास्तों की दिक्कत, जंगली इलाका, डाकू, उसमें डाकू बहुत हुआ करते थे, जानवर, जंगली जानवर, सबका डर था, मौसम की परेशानी, तो सबसे बेस्ट तरीका होता था समुद्री व्यापार करो। और क्योंकि ज़मीनी यात्रा करते हैं तो अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टेट से गुजरते समय वहाँ टैक्स देना पड़ता है, जैसे चुंगी टैक्स बोलते हैं, तो लोकल टैक्स होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स होता है, इस तरह के टैक्सेस देना पड़ते थे। और इंडिया जो है एक कंट्री तो था नहीं, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड था, हर स्टेट क्रॉस करो वहाँ पे पैसा दो। तो इन्होंने क्या हुआ, कोस्टल एरिया पे सीधे आके उन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स डाले। हालांकि इन चारों कंट्रीज़ के ट्रेड सेंटर्स के बीच में और इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में बहुत खूनी संघर्ष हम बाद में पढ़ेंगे। और भारत में इकलौती व्यापार करने वाली कंपनी रह गई है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड या ब्रिटेन की थी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसने बाय हुक और बाय क्रुक सभी तरह से लालच देकर, प्यार से, साम दाम दंड भेद, चारों तरीके से भारत पे व्यापार का एक अधिकार कर लिया, मोनोपाली बना ली। These trade centers were mainly situated on the coastal area. They were called factories। इन्हीं ट्रेड सेंटर्स को फैक्ट्रीज कहा गया। आज की तारीख में फैक्ट्री का मतलब है वो जगह जहाँ कुछ उत्पादन होता है, पर इन्होंने वहाँ पे फैक्ट्री जो बनाई थी वहाँ विदेश से बने हुए सामान ला के रखना शुरू कर दी। एक जस्ट लाइक गोडाउन या गोदाम बोल दो। These factories were fortified in order to protect them from rival companies attack। अच्छा, इन कंपनीज में इनके जो गोडाउन बने हुए या फैक्ट्री है, यहाँ पे इनके प्रतिद्वंदी आके अटैक न कर दे, लूट के न ले जाए, तो इनके यहाँ पे हथियारों को भी रखा गया, हथियारबंद सैनिक भी रखे गए, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं आज अलग अलग कंपनियों में। CSIS भारत की औद्योगिक जो है सुरक्षा दल है,
तो औद्योगिक सुरक्षा बल जो होता है ये फैक्ट्रीज के बाहर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वहाँ पे सुरक्षा करने के लिए रखा जाता है। हालांकि आजकल प्राइवेट कंपनी की तरफ से सुरक्षा गार्ड्स रखे जा सकते हैं, उस समय ये प्राइवेट कंपनियां भी अपने सुरक्षा गार्ड्स रखती थी। These companies used to buy commodities from India. ये कंपनी जो है भारत से सामान खरीदती थी, which were either scarce or not available in Europe. या तो यूरोप में बड़ी मुश्किल से मिलते थे या मिलते ही नहीं थे। And used to export them to earn higher profit. भारत से खरीद के यूरोप में महंगे रेट में बेच दिया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा जाए। These reason caused a manual rift बिटवीन कंपनीज। इसकी वजह से इन कंपनियों में दुश्मनी बढ़ने लग गई। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1600। तो सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट थ्रू ट्रेड वॉज द मेन एम ऑफ द कंपनी। व्यापार करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, the company did not hesitate to use even मैंने थोड़ा सा उसको जो है जूम कर दिया है ताकि भाई जो है आप लोग आसानी से देख सकें। उसने कोई मतलब जो है सभी तरह के अवैध साधनों का भी इस्तेमाल किया, गिफ्ट दिया है, रिश्वत दी है, ऊपर की कमाई होती है ना सरकारी अधिकारियों को, आपने सुना होगा रिश्वत दे लेते कुछ सरकारी अधिकारी। मैं सभी की बात नहीं कर रहा। तो उस समय राजा महाराजा के यहाँ पे भी उसने जो है सभी तरह का लालच दिया। सूरत वाज द फर्स्ट प्लेस टू बी डेवलप एज ए ट्रेड सेंटर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे पहला विकसित किया गया ट्रेड सेंटर सूरत था। ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। फॉलोइंग विद द कंपनी एस्टेब्लिश इट्स मेन ट्रेड सेंटर इन भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल, मुंबई एट्सेट्रा। ये कुछ और ट्रेड सेंटर के नाम हैं जो उन्होंने और विकसित किए थे। बेटा ट्रेड सेंटर कैसे विकसित किया जाता है? सड़कों का अच्छा जाल हो, रेलगाड़ियों का अच्छा आवागमन हो और नेवल या कोस्टल एरिया वहाँ पे हो। बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के अंत तक यानी ईयर 1700 से 1800 तक का 100 साल का जो समय था, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन एस्पिरिंग फॉर द पॉलिटिकल फुट होल्ड इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक हस्तक्षेप करने लग गई। सो दैट इट वुड फैसिलिटेट द कमर्शियल एक्टिविटीज़, ताकि जो है वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को फ़ायदा पहुंचा सके। आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707, औरंगजेब मुग़ल अम्पायर, औरंगजेब की डेथ 1707 में हुई। उसके बाद में मुग़ल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होने लग गई। उसमें कोई भी ताकतवर या कोई भी अच्छा वारिस नहीं रहा, अयोग्य वारिस रहे। वो सब नशे में, शराब, शबाब, कबाब, इसमें अय्याशियों में डूबे रहते थे और उनमें दम इतना नहीं था। तो इसकी वजह से मुग़ल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटेड, मुग़ल एम्पायर जो है बिखरने लग गई। टू होल नेशन डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट्स, पूरा देश छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। मुग़लों के अंडर में राज करने वाले जो सेनापति लोग थे उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया, जमींदार लोगों ने अपने आप को आज़ाद कर दिया और मुग़ल जो है अब चाह के भी कुछ नहीं कर पाए, वो केवल नाम मात्र के राजा रहने लग गए। आपने 1857 की लड़ाई के समय जब नाम मात्र के राजा, नाम मात्र के नवाब, द लास्ट मुग़ल औरंगजेब की कहानी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पर हाँ, इतना समझ लीजिए उनकी पावर ख़त्म हो गई है। मुग़ल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटेड, द होल नेशन डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट्स, मैनी ऑफ द स्टेट्स बिकेम वर्चुअली इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से कुछ स्टेट्स ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। दिस सर्कमस्टांसेस लेड अ एस्टेब्लिश ब्रिटिश कंपनीज फुट होल्ड इन द इंडिया, जिसकी वजह से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत बनाने लग गई। कंपनी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल मैटर ऑफ द स्टेट एंड बिगम ओवर पावरिंग द राइवल कंपनीज एंड द लोकल स्टेट्स, और इसका फ़ायदा उठाया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, दो बिल्ली की लड़ाई में, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली फ़ायदा ले गई। वो कहानी सुनी होगी, रोटी वाला तराजू वाली कहानी, नहीं सुनी होगी तो आप ढूंढ लेना कहीं पे, पेरेंट्स से या गूगल पे ढूंढ लेना। दो का
झगड़ा, तीसरे का फ़ायदा हुआ है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या अपने पॉलिसीज चेंज करवाई है इन राजाओं की, वो आप पढ़ेंगे। अब ये स्टेट्स लोकल स्टेट्स बन गई हैं। The French company had established itself in Hyderabad and Karnataka in South India. साउथ इंडिया में हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रेंच कंपनी ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। इन ऑर्डर टू फिनिश द फ्रेंच कंपनीज इन्फ्लुएंस, ब्रिटिशर्स वेजेस 3 wars अगेंस्ट देम एंड फाइनली डिफीटेड देम। और आखिर में ब्रिटिश लोगों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। एंग्लो फ्रेंच वार हुआ, एंग्लो फ्रेंच वार 1, एंग्लो फ्रेंच वार 2 और एंग्लो फ्रेंच वार 3 के समय तक तो फ्रेंच लोग भारत से खत्म हो गए। इन द ईयर 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल इन द वार ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई में सन 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल नवाब को प्लासी की लड़ाई में हरा दिया। इन द ईयर 1764 कंपनी फॉट अनदर वार एट बक्सर against united force of Awadh, Bengal and Mughals and defeated them। अब 1764 में केवल 7 साल के अंदर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 अलग अलग यूनाइटेड फोर्स अवध, बंगाल और मुगल, इन तीनों ने जब एक साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला किया तो इन तीनों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई में हरा दिया। प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, ये 2 लड़ाई अंग्रेज जीत चुके थे। वो जान चुके थे कि भारत पे आसानी से राज किया जा सकता है, भारत में तो बस फूट डालो राज करो की पॉलिसी अपनाते जाओ, राजाओं में एकता नहीं है और न ही इनके पास इतना दम है। हम बाद में पढ़ेंगे कि हमारे राजे क्यों हारे, हमारे यहाँ गद्दार भी होते हैं। इंडिया में एक बात कही जाती है, हर गद्दार को हम लोग जयचंद बोलते हैं। जयचंद कौन है, आप गूगल पे सर्च कर लेना। पर हाँ ठीक है, मैं आपको वापस ले जाता हूँ कि गद्दारी तो बेटा राणा महाराणा प्रताप के समय भी हुई, उनके भाई ने गद्दारी करी थी। ये अलग बात है कि उनके भाई साहब जो है उनको अपनी गलती जो है समझ में आ गई, उन्होंने अपने जो राणा प्रताप के भाई जो थे उन्होंने अपने भाई साहब से माफ़ी मांग ली और वो भाइयों का पता है कि दुनिया के लिए एक मिसाल बना है। तो ठीक है, हम वापस हमारे पॉइंट पर आते हैं।